हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए तो स्टार्ट कराते हैं हम प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, इससे पहले नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करा ही दिया था मैंने, और क्या होती है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम क्या है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए डेफिशिएंट डिमांड क्या है। तो देखिए बेटा, डेफिशिएंट डिमांड यानी डिमांड में कमी, उसे बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, और डिमांड में कमी किसे बोलते हैं? जब इक्विलिब्रियम, तो आपको पता है जब एडी इज इक्वल टू क्या होता है, एएस होता है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। डेफिशिएंट डिमांड यानी डिमांड कम है और एएस क्या है, ग्रेटर है, तो हम कहेंगे डिमांड में क्या है, कमी है, यानी डेफिशिएंट क्या है, डिमांड है। ठीक है, यानी एएस तो ग्रेटर है और एडी क्या है, शॉर्ट, वह स्थिति होती है डेफिशिएंट डिमांड की। चलिए मीनिंग देखते हैं, डेफिशिएंट डिमांड क्या है। तो डेफिशिएंट डिमांड मींस क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, डेफिशिएंसी किसमें, एग्रीगेट डिमांड में। डिमांड इज सेड टू बी डेफिशिएंट, डिमांड को कब हम डेफिशिएंट बोलते हैं, when it lower than what is required for fuller utilization of resources। जब डिमांड तो कम है लेकिन अभी भी एग्रीगेट सप्लाई हम इंक्रीज कर सकते हैं, और लेकिन डिमांड कम होने के कारण एएस ग्रेटर हो गया। ठीक है, और कुछ वस्तुएं बिना बिके रह गई, ये वो स्थिति हो जाती है, इसे बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड सिंपल शब्दों में अगर कहे, जिसके अंतर्गत एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कम होती है अपने रिक्वायर्ड लेवल से। ठीक है, जितनी डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि एएस तो ग्रेटर है, प्रोड्यूसर जो है सप्लाई ज्यादा कर पाता है, करने की पूरी इच्छा रख रहा है और पूरी उसके पास कैपेसिटी है, लेकिन एडी कम होने के कारण वो सप्लाई नहीं कर पाता है और वस्तु बन चुकी है और अचानक डिमांड कम हो गई है, तो एडी क्या हो, एएस क्या होगा, ग्रेटर, और एडी क्या हो जाएगा, शॉर्ट, उसे बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, अब इसके बाद आता है एडी इज डेफिशिएंट व्हेन, एडी कब डेफिशिएंट होगा, व्हेन देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी में, क्योंकि एएस अभी भी क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन डिमांड में कमी है। क्योंकि हम ये टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एएस को किसके संदर्भ में लेना है, केन्स ने बोला था कि हम उस इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं जहां पर कौन सा काल है, डिप्रेशन काल है, और अगर मान लीजिए इस काल में डिमांड बढ़ भी जाती है तो क्या बढ़ाई जा सकती है, सप्लाई, क्या बढ़ाई जा सकती है, सप्लाई, लेकिन प्राइस चेंज नहीं होगा। इसी के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ भी फॉलो करना है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एडी इज डेफिशिएंट, एडी कब वो डेफिशिएंट होता है, when there is excess capacity in the economy। हालांकि एडी डेफिशिएंट है फिर भी एक्सेस कैपेसिटी बनी हुई है, क्योंकि अभी भी एएस इंक्रीज किया जा सकता है। इम्प्लाइंग अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका अभिप्राय रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, क्योंकि एडी कम है और एएस की कैपेसिटी प्रोड्यूसर रख रहा है और एएस बढ़ा सकता है, सप्लाई बढ़ा सकता है, लेकिन एडी कम है, यानी रिसोर्सेज का क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन। जैसे हमने एग्जांपल भी किया था कि 10 बिलियन यूएस डॉलर की कैपेसिटी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन फिलहाल डिमांड कम होने के कारण 8 का ही इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इट मींस 2 बिलियन डॉलर, तो क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन। तो यह वह स्थिति है, एग्रीगेट डिमांड में कमी की स्थिति को प्रकट करता है, जिसके अंतर्गत रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डिमांड में ही कमी है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। केन्स क्या कहता है, एडी इज डेफिशिएंट व्हेन इट इज लेस देन एएस। केन्स क्या कहता है, एडी कब डेफिशिएंट कहेंगे, जब वह लेस होगा किससे, एएस से, अकॉर्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति चल रही है, ज्यादा लोगों को रोजगार देने की स्थिति चल रही है। ठीक है, जितना जो है प्रोडक्शन किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एडी कम होने के कारण जितना हम रोजगार दे सकते हैं, यानी इकोनॉमी में जितना रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है उतना नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एडी क्या है, कम है, और एएस क्या है, ग्रेटर है। लेकिन आप वही यूज करेंगे बार बार, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितना भी डिमांड हो रही है उसके अकॉर्डिंग क्या की जा रही है, सप्लाई की जा रही है, और उतने लोगों को पूर्ण रोजगार दिया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को क्या दिया जाए, रोजगार दिया जाए, जैसी भी डिमांड बढ़ती है या जितनी डिमांड क्रिएट हो रही है।
अब आता है डेफिशिएंट डिमांड किसे कहेंगे? डेफिशिएंट डिमांड एग्रीगेट डिमांड जब क्या है, लेस है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से, कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यानी एडी फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी हम ये कहेंगे कि एडी अभी कम है अपने किससे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। अभी भी रोजगार दिया जा सकता है, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एडी कम होने के कारण कारण जितना लोगों को रोजगार दिया जा सकता है उतना लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। जैसे ही एडी बढ़ेगा तुरंत क्या भी बढ़ा दी जाएगी? एएस बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि कितनी कैपेसिटी है और लोगों को क्या भी मिलने लग जाएगा? रोजगार मिलने लग जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि कोई भी एक्सेस कैपेसिटी उस वक्त नहीं बचेगी। तो ये कहलाई जाती है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड एक मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डेफिशिएंट डिमांड क्या है, क्योंकि बेटा ये टॉपिक आ जाता है। इसका अभिप्राय एग्रीगेट डिमांड में कमी से लिया जाता है। डेफिशिएंट डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड में कमी से लिया जाता है। और डिमांड कब कम होती है? डिमांड कब कम होती है, किस स्थिति को हम कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड? जब एएस ग्रेटर है किससे? एडी से, यानी एडी क्या है? शॉर्ट है। और अर्थव्यवस्था में अभी भी क्या बनी हुई है? एक्सेस कैपेसिटी है, कि बाय चांस अगर डिमांड बढ़ जाती है तो तुरंत क्या की जा सकती है? सप्लाई की जा सकती है। अभी भी ये स्थिति है। और एएस ग्रेटर है, एडी कम है, जिसके कारण कुछ वस्तुएं क्या रह जाती है? बिना बिके भी रह जाती है। ये वह स्थिति है, इसे बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। फिलहाल आप बस इतना ही इतना आप याद कर लेते हैं, ये भी सफिशिएंट है, ठीक है। और एक ये याद करना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि एडी लेस होता है किससे? एएस से, यानी एएस क्या होता है? ग्रेटर होता है किसमें? डेफिशिएंट डिमांड में। अब आता है मेजरमेंट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। कैसे हम इसको मेजर करते हैं डेफिशिएंट डिमांड को? देखिए किस तरीके से मेजर करते हैं बेटा मेजरमेंट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, यानी इसको किस तरीके से आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेसन में। ओ एक्स एक्सिस पर हम क्या शो करते हैं? इनकम शो करते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर, ओ वाई एक्सिस पर हम क्या शो करते हैं? एग्रीगेट डिमांड शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताना है। अब यहाँ देखिए बहुत सिंपल है इसका कर्व। वाई तो बेटा ये कौन सी लाइन हो गई? एएस की लाइन हो गई, ठीक है। ये तो एएस की लाइन हो गई वाई, ठीक है। और एडी कैसे बनाते थे? एडी यहीं से शुरू होता था, ठीक है, ओवाई एक्सिस से होता हुआ, तो ये एडी बन गया। तो ये तो बेटा पहला एडी हो गया, ठीक है। ले एडी जो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, ठीक है। एडी कौन सा है? ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला। जैसे देखिए ये एडीएफ, एडीएफ मतलब ये वो एग्रीगेट डिमांड है कि अगर जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति प्राप्त की जा रही है, यानी लोगों को पूर्ण रोजगार दिया जा रहा है, कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, ये उस स्थिति को प्रकट करता है एडीएफ। एफ मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड क्या है? अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या है? कम है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम मतलब, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कल जैसे डिस्कस किया था, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि प्रोड्यूसर के पास जितनी भी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, वो फुल उसको यूज कर रहा है। कोई भी अब एक्सेस कैपेसिटी नहीं बची है। जितने लोगों को रोजगार दे सकता था सबको दे दिया है, यानी कौन सी स्थिति है? फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति, ठीक है। जितना प्रोड्यूसर एएस प्रोड्यूस कर सकता है उतने, ठीक है, उतना वो कर रहा है, क्योंकि इतनी एडी भी है। ये उस स्थिति को प्रकट करता है एडीएफ, यानी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। अब इकोनॉमी में कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड मतलब कि डिमांड अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या है? नीचे चली गई है, यानी डिमांड इतनी होनी चाहिए, इस लेवल पर आनी चाहिए डिमांड, ठीक है। तो ताकि एडी और एएस एक दूसरे को कट करे और फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति प्राप्त हो जाए, कोई भी एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी में नहीं रहे। जितना उत्पादन कर सकते थे प्रोड्यूसर द्वारा उतना उत्पादन किया जा चुका हो, ये उस स्थिति को प्रकट करता है, ये जो ई पॉइंट है। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड किसको प्रकट करता है? डेफिशिएंट डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड में कमी। तो ये एडीएफ फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, ठीक है। अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो कहाँ की ओर हम इसको शो करेंगे? नीचे की ओर, यहाँ से शो कर देंगे। जैसे जी से शुरू किया था, या हम बी से शुरू कर देंगे, एक लाइन ऐसे ही ड्रॉ करेंगे एडी की। तो हम यहाँ देखते हैं कि एडीएफ फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी डिमांड इतनी होनी चाहिए तब फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं बचेगी। लेकिन एक्चुअली रूप से डिमांड कितनी हो रही है बेटा? यहाँ नीचे, इतनी नीचे चली गई है। ई से कहाँ की ओर डाउन हो गई है?
एफ की ओर, ई से एफ की ओर क्या हो गई है, डिमांड में कमी हो गई, इसे बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। ये ई से लेकर एफ क्या है, डेफिशिएंट डिमांड, जो किसको प्रकट कर रहा है, डिमांड में कमी को। डिमांड कितनी होनी चाहिए, एक्चुअली यहाँ पर होनी चाहिए, ई पर होनी चाहिए डिमांड, ठीक है। यानी ये जो लाइन चल रही है एडीएफ, ये लाइन होनी चाहिए जहाँ पे एडी और एएस एक दूसरे के इक्वल है अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। अभी अब मैंने कल बताया था आपको, एडी और एएस तो इक्विलिब्रियम तो कहीं ना कहीं होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है या तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर या फिर किस एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का अभिप्राय, मान लीजिए 10 बिलियन यूएस डॉलर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कंज्यूमर इतनी क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, दोनों इक्वल हो गए और अभी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, इसे बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और इसके अकॉर्डिंग लोगों को क्या दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट, कैपेसिटी तो 10 खर्च करने की है, लेकिन एक्चुअली जो कंज्यूमर है वो 8 बिलियन यूएस डॉलर ही कंबाइनली क्या कर रहे हैं, खर्च करने के लिए तैयार है। तो इसके अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूसर भी क्या करेगा, एग्रीगेट सप्लाई करेगा। अभी भी उसके पास 2 बिलियन डॉलर की एक्सेस कैपेसिटी बची हुई है, जैसे डिमांड बढ़ेगी वो इसको भी यूज कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एडी और एस तो फिर इक्वल होंगे, देखिए 8 इक्वल टू 8 इक्वल तो होंगे ही, लेकिन अपने कौन से लेवल पर, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं। इसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, यानी डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो बेटा ये आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ई से लेकर एफ किस क्या शो किया गया है, डेफिशिएंट डिमांड। और यहाँ पर जो नेक्स्ट नीचे लेवल पर एडी है, ये एडीपी यानी प्लांट एग्रीगेट डिमांड। हाँ जी, इतनी एग्रीगेट डिमांड, अभी इतनी एग्रीगेट डिमांड जो है की जा रही है लोगों द्वारा, खर्चा कम किया जा रहा है। एक्चुअली रूप से डिमांड अगर यहाँ पर आ जाएगी, इस लेवल पर आ जाएगी, तो एएस एडी इक्वल तो होंगे अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं रहेगी। लेकिन ये एडीपी किसको शो कर रहा है, अभी भी संस्था में क्या बनी हुई है, एक्सेस कैपेसिटी। तो ये है बेटा बहुत सिंपल कर, इसके बाद बस इसे शो करना है। एडीएफ लाइन क्या शो कर रही है, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। एडीएफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो कर रही है, एडीपी किसको शो कर रही है, प्लांट एग्रीगेट डिमांड, जो कि फिलहाल लोअर है अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। डिमांड कम है इकोनॉमी में, डिमांड अगर और बढ़ गई तो पूरी एक्सेस कैपेसिटी है, प्रोडक्शन किया जा सकता है। इनके बिटवीन एक डिफरेंस बताया गया है, ये ई से लेकर एफ, ये ई से लेकर एफ क्या है, डेफिशिएंट डिमांड। ई से लेकर एफ क्या है, डेफिशिएंट डिमांड। तो ये था बेटा इसका कर, आई होप समझ आया होगा। अब हम इसके देखेंगे कॉजेस क्या है, ठीक है। कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, डिमांड के में कमी का क्या कारण है, ये हम डिस्कस करेंगे। डिमांड में कमी का क्या कारण है, सबसे पहले रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। डिमांड में कमी है, डिमांड में क्या है, कमी। और एग्रीगेट डिमांड कैसे कैसे बनती है, देखिए एग्रीगेट कैसे बनती है, कंजप्शन करता है, ठीक है, कंज्यूमर कंजप्शन करता है और प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, कंजप्शन से, इन्वेस्टमेंट से, ये हमने दोनों पढ़ा है, C+I होता है। इसके अलावा 3 सेक्टर है, तो गवर्नमेंट भी आ जाती है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, कंजप्शन भी करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है। इसके अलावा अगर ओपन इकोनॉमी है तो कौन आ जाता है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, कौन आ जाता है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, जिसके अंतर्गत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शुरू हो जाते हैं। ये सब मिलकर क्या बन जाती है, एग्रीगेट डिमांड। ये मैं करा चुकी थी। चलिए तो अब यहाँ टॉपिक आता है, एग्रीगेट डिमांड में कमी के क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में कमी का कारण कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, कम होना है। प्राइवेट कंजप्शन जो हम कंजप्शन कर रहे हैं वो हम कमी कर रहे हैं, सी अभी कम होना है, उसके बाद आई का हम डिस्कशन करेंगे। पहले सी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सी यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम है। तो देखिए प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कॉज अ सीरियस डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जब रिडक्शन की जाती है, इससे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, कम। क्योंकि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी हाउस होल्ड जब अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम करेगा तो डिमांड तो कम होगी, एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड वर्ड यूज करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में रिड्यूस विभिन्न प्रकार के रीजन के कारण हो सकता है। भाई क्यों कम हो रहा है एक्सपेंडिचर, मोस्ट इंपोर्टेंट रिडक्शन इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी यानी प्रवृत्ति, हम डिस्कस कर चुके थे। लोगों का नेचर क्या हो रहा है, लोगों का नेचर ये है कि अब कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, लोगों का नेचर क्या है अब,
कि वो कंजप्शन की प्रवृत्ति उनकी इंक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि यहाँ डिक्रीज वाला टॉपिक चल रहा है। रिडक्शन जो है प्रवृत्ति कंज्यूमर की खर्च करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और सेविंग करने की प्रवृत्ति, ठीक है, जो प्रोपेंसिटी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। यही मेन रीजन है बेटा। ये लाइन जरूर लिखना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जैसे मैं अभी बता रही हूँ। यहाँ ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। मेन रीजन क्या है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों का एमपीसी, आप ये भी लिख सकते हैं, एमपीसी क्या है, रिड्यूस हो रहा है। एमपीसी क्या हो रहा है, रिड्यूस, और एमपीएस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यही मेन रीजन है। एमपीएस टेंड टू राइज व्हेन कंजप्शन रिच इट्स पीक, ठीक है, एमपीएस यहाँ पर राइज हो रहा है और एमपीसी क्या हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। इसी के कारण एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, कम। एमपीसी में बता चुकी थी, एमपीसी मतलब आय का कितना परसेंट भाग आप खर्च कर रहे हो। मान लीजिए आय का केवल 40% भागी खर्च कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है 60% क्या कर रहे होंगे, सेविंग कर रहे होंगे। 60% क्या कर रहे होंगे, सेविंग। तो जब 40% ही पार्ट खर्च करते हो तो ऑटोमेटिक एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही होगी, कम। और वहीं अगर मैं कहूँ कि 80% खर्च कर रहे हो, 20% सेविंग, तो यानी एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो पहला यहाँ पर था मेन रीजन कि रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में रिडक्शन हो रहा है। मेन रीजन ये लिखना फिर जरूरी है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एमपीसी इंक्रीज है और एमपीएस क्या है, एमपीसी रिड्यूस है और एमपीएस क्या है, इंक्रीज है। एमपीसी रिड्यूस मतलब कि कंजप्शन हम कम कर रहे हैं और सेविंग की प्रवृत्ति ज्यादा है। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो पहले तो पढ़ा था सी के बारे में, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, आई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन दी अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड का एक और महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इट में रिड्यूस, वैसे एग्रीगेट डिमांड के दो ही मेन कंपोनेंट है, सी प्लस आई, बस इसी से बनती है एग्रीगेट डिमांड। अब इसमें जब गवर्नमेंट भी आ जाती है तो गवर्नमेंट कंजप्शन भी करती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है और फिर नेट एक्सपोर्ट आ जाते हैं। ठीक है, ये सब मिलकर बनती है एग्रीगेट डिमांड, लेकिन मेन जो कंपोनेंट है वो फिलहाल यही है, सी प्लस आई। तो ये दूसरा देश भी वही कंजप्शन ही कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट भी कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट, तो मेन सी प्लस आई का ही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, कम है। क्यों कम है, जैसे कि यहाँ पे रीजन बताया था, रीजन बताना जरूरी है, ऐसे ही आपको यहाँ रीजन बताना जरूरी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इट में रिड्यूस इन सिचुएशन ऑफ पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन। इन्वेस्टमेंट क्यों कम कर रहे हैं, कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके अकॉर्डिंग पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन की स्थिति उत्पन्न होने वाली है या हो चुकी है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब ये आता है बिजनेस एक्सपेक्टेशन, पुअर मतलब, पुअर का मतलब कि मंदी काल चलने वाला है या चल चुका है। ठीक है, कि जैसे कि अब जो समय है, कितना पैंडेमिक समय चल रहा है, इस दौरान इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि डिमांड ही कम है, आपको पता है। तो ये एक्सपेक्टेशन है, पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन में जो प्रोड्यूसर हैं उनके अकॉर्डिंग जो समय है, ठीक है, वहां पर डिमांड कम होने वाली है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इट हैज, उसे प्रोड्यूसर को लग रहा है कि कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कम किया जा रहा है। इट हैज हैपन इन ऑल मार्केट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड, जैसे 2015-16 एक मंदी का काल कहा गया, जिसमें पूरे ही वर्ल्ड में, सारे ही मार्केट में क्या पाई गई, मंदी काल पाया गया। ठीक है, इस स्थिति को इसके द्वारा इसने प्रकट किया है। बाकी इतना यहाँ पर सफिशिएंट है, ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर मैंने क्या किसके बारे में बताया था, जब यहाँ पर रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है तो इसमें एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब रिड्यूस होना है। क्या रिड्यूस होना है, एमपीसी रिड्यूस और एमपीएस क्या है, इंक्रीज। ये मेन रीजन है, ये लिखना जरूरी है लाइन। ऐसे ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या लाइन लिखोगे आप, पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन। रीजन क्या है मेन,
पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन बहुत ही पुअर है, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं क्योंकि प्रोड्यूसर को लग रहा है आने वाले समय या अब जो समय उत्पन्न होने ही वाला है या हो चुका है उसमें डिमांड बहुत ज्यादा क्या होने वाली है, कम या होना शुरू हो गई है, इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है या उसे लग रहा है कोई खास फायदा नहीं है, इससे इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया क्या होती जा रही है, कम, पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है in four sector open economy the following factor may also contribute to the deficiency of aggregate demand। बेटा वो पीछे तो दो सेक्टर के आधार पर बताया था, टू सेक्टर जिसमें कंज्यूमर है और कौन है, प्रोड्यूसर यानी इन्वेस्टमेंट, ये दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अगर मान लीजिए फोर्थ सेक्टर है, फोर्थ सेक्टर ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी मतलब जहां पे दूसरा देश भी शामिल होता है, तो स्थिति में निम्नलिखित प्रकार से भूमिका अदा होगी, ठीक है, निम्नलिखित प्रकार से कॉजेज बनेंगे। पीछे दो कॉज तो पढ़ लिया हमने, कंजप्शन वाला भी और इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन इसलिए रिड्यूस है क्योंकि एमपीसी रिड्यूस है, इन्वेस्टमेंट इसलिए रिड्यूस है क्योंकि पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन है, और यही बेटा रिवर्स कर देंगे हम किसमें, एक्सेस डिमांड में, ध्यान दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं अंडरलाइन करा रही हूँ। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी में अभी हमने सी भी पढ़ लिया, आई भी पढ़ लिया, अब गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे जी, ठीक है। चलिए पहले जी पढ़ लेते हैं, फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ लेंगे। तो रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बेटा डेफिशिएंट डिमांड है तो सब कम लिख देना, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है, कम, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या किया जा रहा है, कम, तो गवर्नमेंट में कट इट्स कंजप्शन, गवर्नमेंट दोनों ही करती है, सी भी करती है और आई, तो गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है, कट कर रही है कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दिस में बी बिकॉज ऑफ बजटरी कंस्ट्रेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं बजटरी डिफिकल्टी उसको फील हो रही है, कहीं ना कहीं बजट का लेवल जो है बजट के अकॉर्डिंग जो बजट उसने शो किया है उसके अकॉर्डिंग अब वो खर्चों को क्या कर रही है, कम कर रही है, और उतने खर्चे नहीं कर पा रही है, उतना उसके पास बजट नहीं आ पा रहा है जितना वो खर्चा कर सकती है, ठीक है, तो वो खर्चा कम कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है और एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है। अकट इन गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कमी कर रही है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या कर देती है, कमी कर देती है, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ बेटा ये लिखना जरूरी है, बजटरी कंस्ट्रेंट, बहुत सी जो है बजटरी कंस्ट्रेंट, अनेक प्रकार की बजटरी उसे डिफिकल्टी फील हो रही है, बजट उसको शो नहीं कर रहा है कि और ज्यादा डिमांड को बढ़ाया जाए, यानी और ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाए, जितना बजट अलाउ कर रहा है उतना वो क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर, लेकिन वो जितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए उससे क्या है, कम है, इसलिए रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम कहेंगे किस में रोल अदा कर रहा है, ये एग्रीगेट डिमांड की डेफिशिएंसी में, यानी एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब अगला क्या है, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, क्योंकि यहाँ तो बेटा गवर्नमेंट का आ गया है, सी हमने पढ़ लिया, आई पढ़ लिया और जी के बारे में पढ़ लिया, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, सबको ऐड करते हैं जब एडी बन जाता है ना, जीडीपी बन जाता है, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम ये माइनस कर देते हैं। तो चलिए डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, तो बेटा एक्सपोर्ट का ध्यान दीजिएगा, डेफिशिएंसी है, एग्रीगेट डिमांड ही कम है, एग्रीगेट डिमांड मतलब यहां से वस्तु बनकर नहीं जा रही है तो उसमें क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट कम है, वस्तु कम बन रही है और कम बाहर की ओर जा रही है, तो डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। वी नो एक्सपोर्ट आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, हमें पता है एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है। फॉल इन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट में कमी हो जाती है इट मींस एक्सपेंडिचर ऑन दी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, बेटा एक्सपोर्ट में कमी का मतलब कि यहाँ पर हम जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं फिलहाल दूसरे देशों में भेजने के लिए वो हम डोमेस्टिकली रूप से कम कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट ही डिक्लाइन है, डिमांड ही नहीं हो रही कहीं ना कहीं किसी भी रीजन से, दिस लीड टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन, क्योंकि दूसरा देश के व्यक्ति यानी दूसरा देश जो है हमारी वस्तुओं को एक्सपोर्ट कम से कम कर रहा है, अपने देशों में हमारी वस्तुओं को कम से कम प्राप्त कर रहा है, तो हम कम ही वस्तु देंगे, जितनी डिमांड होगी उतनी ही तो वस्तु हम दूसरे देशों में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, तो डिक्लाइन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या है, कम, एक्सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट का अभिप्राय कि डोमेस्टिकली जब एक्सपोर्ट कम तो वस्तु भी कम बनेगी, हमारे देश में कम बनेगी, तो हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया है, कम हो गया है।
अब इसके बाद आता है राइज इन इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, ये भी हमारे एडी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब बेटा मेन रीजन आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों होते हैं, ये सब मैं बता ही चुकी थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों आते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्यों अस्तित्व में आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई जैसे ए देश है उसके पास या तो किसी वस्तु की क्या है, कमी है, इसलिए वो बी देश से क्या कर रहा है, उसको प्राप्त करना चाह रहा है, इसलिए बी देश क्या करेगा, ए को एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की अब कमी होती जा रही है, तो इसलिए दूसरे देश हमारी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। वो दूसरा देश क्या और कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है, क्योंकि यहाँ कमी है। ऐसे ही इंपोर्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ए क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पास इसकी क्या है, कमी है, और बी के पास इसकी अधिकता है, तो बी क्या कर देता है, ए को वो वस्तु दे देता है, इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट अस्तित्व में आता है। अब यहाँ पर आता है राइज इन इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, क्योंकि कोई इंपोर्ट हम तब करते हैं, हमारा देश है या कोई पर्टिकुलर देश है वो इंपोर्ट तब करता है, या तो कोई पर्टिकुलर वस्तु, कोई ये वस्तु है उसकी कैपेसिटी ही नहीं है इसको प्रोड्यूस करने की, या यहाँ पर अगर इस वस्तु को प्रोड्यूस किया जाए तो ये काफी महंगी होगी, काफी एक्सपेंसिव होगी बनानी, और दूसरे देशों से लेंगे तो क्या होगी, काफी सस्ती होगी। इसलिए चाइनीज प्रोडक्ट देखा करो कितने सस्ते होते हैं, वहीं अगर इंडियन देखे मेड इन इंडिया तो कहीं ना कहीं वो महंगा होता है। ठीक है, इसलिए परचेज किया जाता है। तो देखिए राइज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट में राइज व्हेन इंटरनेशनल प्राइस आर लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस। ठीक है, तो इंपोर्ट जब ज्यादा किए जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल प्राइस क्या हो गया, लोअर हो गया डोमेस्टिक प्राइस से, यानी दूसरे देशों से लेना ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप अपने घर में कोई वस्तु बनाते हैं, आपको लग रहा है घर में वस्तु बनाना, अपने होम में वस्तु बनाना महंगी पड़ रही है, इसलिए आप क्या कर देते हो, ऑर्डर कर देते हो। कहाँ से ऑर्डर कर देते हो, मार्केट से। आपको लगता है मार्केट से ही ऑर्डर करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, घर में हम उसको तैयार करेंगे कहीं ना कहीं महंगी ही होगी, इसलिए आप बाहर से उसको परचेज कर लेते हैं। ऐसा ही देश करते हैं, जब उन्हें लगता है कि यहाँ पर बनाना महंगा होगा या इसका प्राइस ज्यादा है और इंटरनेशनल प्राइस काफी कम चल रहा है, तो क्या कर ली जाती है, वस्तु इंपोर्ट कर ली जाती है। इंपोर्ट आर नेगेटिव कंपोनेंट है बेटा, एग्रीगेट डिमांड का नेगेटिव कंपोनेंट है, क्योंकि एडी को कम कर देता है। एडी मतलब इंपोर्ट का मतलब हमारे देश में वस्तु कम बन रही है। ठीक है, हम दूसरे देश से, हम किससे, दूसरे देश से वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, और हमारे घरेलू वस्तु, हमारे देश में वस्तु का उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इससे डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है, यानी हम डिपेंड हो गए हैं, किस पर डिपेंड हो गए हैं, अदर कंट्री पर, इससे डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ इसके पॉजिटिव फीचर वहाँ नेगेटिव भी फीचर उत्पन्न हो जाते हैं। नेगेटिव यानी कुछ लिमिटेशन भी, कुछ डिमेरिट्स भी उत्पन्न हो जाती है, कि कहीं ना कहीं दूसरे देश की पावर सी उत्पन्न हो जाती है, यहाँ पर उसकी डोमिनेंस उत्पन्न हो जाता है, उसका प्रभुत्व उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब आता है नेक्स्ट, इंक्रीज इन टैक्स रेट। एग्रीगेट डिमांड कम क्यों है और इसका क्या रिलेशन है इंक्रीज इन टैक्स रेट। आप देखिए, अगर टैक्स रेट क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, टैक्स रेट क्या कर दिया जाए, इंक्रीज। कौन सी टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट जो हमारी इनकम पर लगता है, अगर वो इंक्रीज हो जाए, इनकम पर टैक्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, इनकम पर टैक्स इंक्रीज हो गया, यानी हमारी इनकम का पार्ट किस में चला जाएगा, टैक्स के रूप में चला जाएगा। सीधी सी बात है, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम जो टैक्स देने के बाद जो इनकम बची हुई है वो क्या रह जाएगी हमारे पास, कम। जब कम होगी तो सीधी सी बात है हम खर्चा कम करेंगे, हम खर्चा कम करेंगे तो इट मींस एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये रीजन है एग्रीगेट डिमांड कम होने के। इंक्रीज इन टैक्स रेट, इंक्रीज इन टैक्स रेट लीजर डिस्पोजेबल इनकम विद द पीपल। अगर टैक्स इंक्रीज हो जाता है, इससे लोगों की आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इट रिड्यूस देयर कैपेसिटी टू स्पेंड, इस प्रकार लोगों की कैपेसिटी खर्च करने की क्या रिड्यूस हो जाती है, उनका नेचर चेंज हो जाएगा। फिर वो जो एमपीसी है ना, एमपीसी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि टैक्स के कारण इनकम ही कम बची है, कम बचने के कारण खर्चा भी वो क्या करेंगे, कम, क्योंकि सेविंग करना भी जरूरी है, जिससे एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो ये थे बेटा इसके कॉजेज, क्या क्या कॉजेज है मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम होना है। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब लोगों की प्रवृत्ति एमपीसी की कम है और एमपीएस की क्या है, ज्यादा। सेकंड मैंने किसके बारे में बताया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोड्यूसर कम, क्यों प्रोड्यूसर द्वारा खर्चा क्यों कम किया जा रहा है, पुअर एक्सपेक्टेशन, उसे लग रहा है अभी भविष्य में कोई खास प्रॉफिट के साधन नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है, फिलहाल अभी इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कि उन्हें कहीं ना कहीं हो सकता है भविष्य में डिमांड भी कम हो, उसको एक्सपेक्टेशन सामने नजर आ रही है।
तीसरा गवर्नमेंट का था, तो गवर्नमेंट दोनों ही क्या कर रही है, खर्चे कम, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों ही, क्योंकि वो अपने बजट को क्या कर रही है, मेंटेन, बजट में उसने शो किया है, खर्चों को क्या कर रही है, अभी वो कम करना चाह रही है, इसने एग्रीगेट डिमांड भी क्या है, कम है। ठीक है, चौथा क्या है, सी, आई और जी, इसके बाद रेस्ट ऑफ दी वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ दी वर्ड में आप क्या बताएंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट क्या है, कम है, एक्सपोर्ट कम, एक्सपोर्ट ज्यादा होता तो एडी बढ़ जाता, एक्सपोर्ट कम है, और इंपोर्ट क्या है, ज्यादा है। इंपोर्ट ज्यादा इसलिए है क्योंकि वस्तु सस्ती मिल रही है हमें देशों से, ये हमारी इंपोर्ट एग्रीगेट डिमांड को क्या कर देता है, कम कर देता है, एडी को कम कर देता है इंपोर्ट, वही जीडीपी जो मैंने बताया था। ठीक है, वही टॉपिक है सेम। तो ये थे इसके कॉजेज किसके, एग्रीगेट डिमांड के, कि एग्रीगेट डिमांड कम करने के क्या क्या कारण है। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड फॉर क्रिटिकल सिचुएशन इन द इकोनॉमी। भाई क्या परिणाम होंगे, अभी हमने कॉजेस, हमने टॉपिक पढ़ा बेटा, पूरा एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक आ जाता है, 6 मार्क्स में भी जाता है। एग्रीगेट डिमांड क्या है ये पढ़ लिया, एग्रीगेट डिमांड के कॉजेस क्या है ये पढ़ लिए। अब हम ये देखेंगे कि ठीक है एग्रीगेट डिमांड कम तो हो गई, इसके क्या परिणाम उत्पन्न होंगे। अब कौन से क्यों देखेंगे भाई, इससे क्या होगा, तो आपको पता है अगर डिमांड कम होगी तो सबसे पहले किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, बेरोजगारी की, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम तो आएगा, इक्विलिब्रियम तो तब भी करना पड़ेगा क्योंकि जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करेंगे, लेकिन एक्सेस कैपेसिटी बनी रहेगी। और इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये मैं कल बता ही चुकी थी, हम डिस्कस कर चुके थे। चलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है, डेफिशिएंट डिमांड लीड टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम owing to deficiency of aggregate demand, aggregate demand में कमी के कारण प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू फुलर यूटिलाइजेशन देयर रिसोर्सेज। अब एग्रीगेट डिमांड कम होने के कारण प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहा, हालांकि और वस्तु का उत्पादन कर सकता, लेकिन कैसे करे, डिमांड ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ है, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई कर रहा है और भी सप्लाई कर सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं प्लांट आउटपुट रिमेन लेस देन पोटेंशियल आउटपुट, पोटेंशियल जितनी संभावना है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जितने रिसोर्सेज है, जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या है, कम ही है, उत्पादन कम किया जा रहा है क्योंकि डिमांड कम है। इस स्थिति में इक्विलिब्रियम तो आएगा, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो है, इस स्थिति में एडीएस तो इक्वल करेंगे, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर सप्लाई तो करेगा, लेकिन सप्लाई और कर सकता है, और सप्लाई करने का मतलब कि लोगों को रोजगार दे सकता है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम तो है, कौन सा इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये आपको पता होना चाहिए। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है जब डेफिशिएंट डिमांड है। ठीक है, इसके बाद ओइंग टू डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड इक्विलिब्रियम बिटवीन एएस एंड एडी स्टक एट लोअर लेवल ऑफ जीडीपी। यहाँ पर अगर डिमांड में डेफिशिएंसी है तो इक्विलिब्रियम तो होगा, क्योंकि एडीएस तो तब भी इक्वल करेंगे। ठीक है, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करेंगे, लेकिन कौन से लेवल पर, जीडीपी का लोअर लेवल चलेगा। ठीक है, जीडीपी कम हो जाएगा क्योंकि डिमांड कम है, वस्तु कम बनेगी तो जीडीपी भी कम हो जाएगा और फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति प्राप्त नहीं हो पाएगी। कैसा एम्प्लॉयमेंट रहेगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम की स्थिति बनी रहेगी। तो पहला अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, आई होप समझ आया होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यानी एग्रीगेट डिमांड कम है और प्रोड्यूसर के पास अभी भी कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, और प्रोड्यूस कर सकता है वस्तु को, लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है क्योंकि डिमांड कम है। वो एएस उतना ही कर रहा है, एएस किसके इक्वल, यानी सप्लाई किसके इक्वल कर रहा है, डिमांड के अकॉर्डिंग। प्रोडक्शन उतना ही कर रहा है जितना डिमांड की जा रही है, वो अभी भी प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन उसने फिलहाल प्रोडक्शन कम किया अकॉर्डिंग टू डिमांड। इक्विलिब्रियम तो आ गया, जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई वो कर रहा है, यानी इक्विलिब्रियम तो आ गया, लेकिन अपने कौन से लेवल पर, लोअर लेवल पर। कौन से लेवल पर, अपने लोअर लेवल पर। तो ये था बेटा पहला इसका कॉन्सिक्वेंस परिणाम। इसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेट दिस सिचुएशन। ठीक है, मेन रीजन अभी है, इसके बाद बेटा दूसरा रीजन ये है, इसी को बताया गया है कर्व के माध्यम से। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो हमें पीछे अभी कर्व देखा था, ये वही कर्व है। ठीक है, ये तो है एडी फुल एम्प्लॉयमेंट, ये नीचे एडी जो डेफिशिएंट डिमांड का एडी है, ये ईएफ क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है। फिलहाल इतना प्रोडक्शन किया जा सकता है ओ से लेकर एम तक। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन केवल कितना किया जा रहा है, यहाँ तक, ओ से लेकर एन तक ही किया जा रहा है। यहाँ पर इक्वल आ रहा है दूसरे लेवल पर, जब एडी कम हो जाता है तो ओ लेवल पर एएस और एडी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट की क्या है,
स्थिति है। तो बेटा आप ये पढ़ लीजिएगा, ये मैं करा चुकी हूँ। डेफिशिएंट डिमांड ई से एफ है, बिकॉज डेफिशिएंट डिमांड इक्विलिब्रियम क्यू, यानी इस वाले पॉइंट पर जो है दूसरा इक्विलिब्रियम आ रहा है, वो कौन सा इक्विलिब्रियम, एडीएस तो इक्वल है लेकिन अभी सभी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, ये वाला, ये सारे पॉइंट आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैं करा चुकी हूँ। चलिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ओ से लेकर एम तक किया जा सकता है। प्रोडक्शन कितना किया जा सकता है, ओ से एम, लेकिन प्रोडक्शन कितना हो रहा है, केवल ओ से लेकर एन ही, ओ से लेकर एन। कितनी कमी है, एन से लेकर एम, और यही क्या है, डेफिशिएंट डिमांड, और यही जीडीपी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो जो अभी हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बताया है, उसका ये कर्व है। उसके बाद सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या आते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं इसको। अभी जो गैप आया है ई से लेकर एफ, जैसे कि यहाँ पर बताया था, ई से लेकर एफ, ये डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड के कारण डिफ्लेशनरी गैप उत्पन्न हो जाता है इकोनॉमी में। यह वह सिचुएशन है जिसके अंतर्गत डिमांड कम है, डिफ्लेशनरी प्रेशर बना हुआ है, यानी डिमांड कम होने, डिमांड कम है और डिफ्लेशनरी प्रेशर उत्पन्न हो गया है, यानी कमी होती जा रही है, ठीक है। डिप्रेशन चल रहा है, मंदी काल चल रहा है। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इज हर्ट, यानी प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करना चाह रहा है लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण लो इन्वेस्टमेंट है। लो इन्वेस्टमेंट के कारण उत्पादन कम है, उत्पादन कम के कारण आपको पता है उत्पादन मतलब एएस, एएस का सीधा किसके साथ रिलेशन है, वाई, यानी इनकम। तो देखिए, उत्पादन कम तो इनकम कम, इनकम कम तो डिमांड कम, वापिस अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशनरी स्पाइरल यानी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप मतलब जिसमें इक्विलिब्रियम तो है, एडीएस इक्वल तो है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये उस स्थिति को प्रकट करता है, डिफ्लेशनरी गैप, जिसके अंतर्गत डिमांड कम है और प्रोड्यूसर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। इन्वेस्टमेंट नहीं करने के कारण, क्योंकि डिमांड कम है तो इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम तो उत्पादन कम, उत्पादन कम मतलब एएस कम, एएस का रिलेशन सीधा वाई, एएस कम तो वाई कम, इनकम कम, इनकम कम तो इनकम को ही तो क्या करते हो, खर्च करते हो, सेविंग करते हो, डिमांड कम तो वापिस स्थिति, वापिस कौन सा इक्विलिब्रियम ट्रैप आ जाएगा, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लो एग्रीगेट डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट, ये सर्कल आपको सारा अच्छे से याद करना है। होप टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद थर्ड रीजन, अनडिजायर्ड स्टॉक, ठीक है। ऐसे ही बेटा इसको भी दोबारा शो किया गया है, ये मैं करा चुकी हूँ। अनडिजायर्ड स्टॉक, ये तो मैं पहले ही बोल चुकी थी, यानी एएस ग्रेटर है और एडी कम है, अनडिजायर्ड स्टॉक, कुछ स्टॉक बिकने से रह जाएगा। एडी के कम होने के कारण प्रोड्यूसर का कुछ स्टॉक नहीं बिक पाता है, जिसके कारण किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अनडिजायर्ड स्टॉक, ठीक है। अनडिजायर्ड स्टॉक मतलब वस्तु बिना बिके रह गई है, और अब इसको क्लियर करने के लिए, इसको बेचने के लिए क्या करना पड़ता है, प्राइस को कम करना पड़ता है, या तो प्राइस को कम करना पड़ेगा या उत्पादन में ही क्या कर दिया जाएगा, कमी कर दी जाएगी, ठीक है। जो वस्तु नहीं बिकी है अब उसको अगर बेचना ही है, या तो कम प्राइस पर बेचा जाएगा, और दूसरा एक और महत्वपूर्ण रीजन उत्पन्न हो जाएगा कि उत्पादन में भी क्या कर दी जाएगी, कमी कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये अनडिजायर्ड स्टॉक उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद आता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या होगी, कमी। प्रॉफिट में लॉस क्यों होगा, क्योंकि कमी हो जाएगी, क्योंकि डिमांड कम, और हम प्रोड्यूसर और भी उत्पादन कर सकता है और भी वस्तु के सेल कर सकता है, लेकिन नहीं कर पाएगा क्योंकि डिमांड कम है। डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड के कारण लॉस ऑफ प्रॉफिट का लॉस होगा। जैसे अब चल रहा है, अब जो समय चल रहा है उसमें प्रॉफिट में लॉस ही चलता जा रहा है, लॉस की स्थिति है, ठीक है। किसी भी आप एरिया में देख लीजिए, दिस हैपन बिकॉज प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू क्लियर देयर स्टॉक, क्योंकि क्लियर नहीं कर पाए स्टॉक, कुछ वस्तु बिना बिके रह गई, और या तो उस वस्तु को बेचना पड़ रहा है बहुत कम प्राइस पर, और प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी कम कर दी गई है, प्रोडक्शन का लेवल भी कम कर दिया गया है। अनडिजायर्ड स्टॉक लीड टू प्राइस क्रैश, और अनडिजायर्ड स्टॉक मतलब जब स्टॉक बिना बिके रह जाता है तो प्राइस क्रैश हो जाता है, प्राइस में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, जिसके कारण प्राइस में कमी तो प्रॉफिट भी कमी, लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये थे बेटा इसके कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, यहीं तक थे। इसके बाद कल टॉपिक स्टार्ट होगा एक्सेस डिमांड। तो बेटा इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, आई होप टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।
हाँ जी बेटा, कुछ पूछना है? बिजनेस एक्सपेक्टेशन यानी बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा है भविष्य, जैसे कि दिवाली का समय आ रहा है तो बिजनेस क्या एक्सपेक्ट करता है कि अब डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। अब जो समय चल रहा है बिजनेस एक्सपेक्टेशन क्या है, सारी लो है, सबको पता है, कोई खास अब डिमांड नहीं है, लोग घरों में बैठे रहते हैं, डिमांड कम से क्या कर रहे हैं, कम से कम। मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, खुलेगी भी ना तो भी डिमांड कम ही रहेगी, उसे बोलते हैं बिजनेस एक्सपेक्टेशन। पुअर एक्सपेक्टेशन, उसे पता है बिजनेस को कि अभी जो समय आने वाला है उसमें डिमांड क्या है, कम ही होगी। ठीक है, कोई खास प्रॉफिट प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मंदी काल आने वाला है, ये कहलाई जाती है एक्सपेक्टेशन, वो ये सोच रहा है। और हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशन भी आएगा, वो रिवर्स में आएगा, एक्सेस डिमांड में, वो ये सोच रहा है कि अब प्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा किया जाए क्योंकि डिमांड क्या होने वाली है, हाई होने वाली है, इसे बोलते हैं बिजनेस एक्सपेक्टेशन। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? ठीक है, और कुछ? ओके बेटा, क्विट कीजिए क्लास।